आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। बिलाखिर वतन अज़ीज़ में इनकलाब के बाद एहतसाब की फसल कटने का मौसम आ चुका। तमाम अपोजिशन जमातें इस एक नुकाती एजेंडे पर यकसू हो चुकी हैं कि हुक्मरान ख़ानदान, मौजूदा हुक्मरान ख़ानदान का एहतसाब होना चाहिए। सवाल ये है कि एहतसाब तो होना चाहिए, लेकिन क्या एहतसाब बिला तखसीस, बिला रोक टोक, बिला रोकथाम नहीं होना चाहिए? क्या ये एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड नहीं होना चाहिए? क्या ये एहतसाब मेरा और उन तमाम लोगों का नहीं होना चाहिए जो इस मुल्क में रहते हैं? हुक्मरान ख़ानदान का एहतसाब यकीनन वक्त की अहम ज़रूरत है, इससे इनकार किसी को नहीं है, लेकिन इससे पहले और इसके बाद भी कुछ लोग हैं जिनका एहतसाब ज़रूरी है। सबसे पहले वो लोग हैं कि जो स्विस अकाउंट्स जिनके मिल्कियत थे, शायद उनका एहतसाब होना चाहिए। उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए जिनके ऊपर फ़ॉरेन फंडिंग के इल्ज़ामात हैं। उसे एक घमंडी सर फिरे बदतमीज़ MPA का एहतसाब भी होना चाहिए जिसने दिन दहाड़े एक कांस्टेबल को अपनी गाड़ी तले शहीद किया। उससे भी पहले उस एक पर्ची वाले का एहतसाब होना चाहिए जो चादर डाल करके और हुक्मरान ख़ानदान को ब्लैकमेल करता है, हर हुक्मरान ख़ानदान को ब्लैकमेल करता है, जिसे पाकिस्तान नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान का, भारत का वजूद गनीमत लगता है। तो फिर उन लोगों का एहतसाब क्यों ना किया जाए? क्या महज हुक्मरान ख़ानदान के यकतरफ़ा और मन माने एहतसाब से ही पाकिस्तान की तरक्की तामीर मुमकिन है? क्या सानह अहमदपुर शर्किया के ज़िम्मेदारान उन कॉरपोरेट मैनेजर्स का या उन लोगों का या उन इदारों का, उन तफ्तीशी इदारों का एहतसाब मुमकिन है कि जिनकी गफलत के सबब 200 से ज़ायद अमवात यहाँ पाकिस्तान में हो गई? खैर 200 से ज़ायद अमवात तो यहाँ होना कोई बड़ी बात नहीं है। साने बल्दिया टाउन में 284 तकरीबन गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अमवात हो चुकी हैं, लेकिन आज तक उनका भी किसी को कोई ख्याल नहीं आया। ये हमारा आज का अहम मौजू। मैं अपने पैनल्स का तारुफ आपसे करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद, लाहौर से मौजूद होंगे रादर सलीम बुखारी साहब, मारूफ सहाफ़ी और तज़ियाकार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी करेंगे ज़फ़र अली शाह साहब। अली जैदी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ शो में शामिल होंगे। शौकत बसरा साहब तर्जुमानी करेंगे पीपल्स पार्टी की। इससे पहले कि मेहमानों से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आकर मौजू की गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इंट्रो के बाद अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगा। ज़फ़र साहब, अगर आपने मेरा इंट्रो सुना हो तो सर इससे कहीं आपको ये गलतफहमी ना हो जाए, इसलिए पहला सवाल आपसे कर रहा हूं कि मुझे हुक्मरान ख़ानदान को एहतसाब से बचाने की कोई जल्दी नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि एहतसाब हो, सबका हो, सबसे पहले हुक्मरान ख़ानदान का हो, उसके बाद बाकी सब की भी बारी आए, बच कोई ना जाए। क्या कहेंगे? मुताबिक ही हो रहा है काम सारा कि हुक्मरान जमात का तो एहतसाब हो रहा है जिस तरीके से, दिस वे दैट वे, तो वो हो जाए। और करीब 10 जुलाई को अपनी रिपोर्ट पेश कर रही है JIT, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करेगी। और उसके बाद मैं आपकी ख्वाहिश का, बिल्कुल मेरी ख्वाहिश भी यही है कि हर करप्ट आदमी का एहतसाब होना चाहिए और बड़ा बेरहम एहतसाब होना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। शौकत बसरा साहब, ये एहतसाब सबकी ख्वाहिश है, वक्त की ज़रूरत है। एक आम पाकिस्तानी दिलो जान से चाहता है कि उसकी उन लोगों से जान छुड़ा दी जाए जो मुल्क कौम की बदहाली, ज़ुबून हाली के ज़िम्मेदार हैं। आपके ख्याल में ये मुतालबा अगर किया जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत के हवाले से भी अगर ये डिमांड सामने आती है, मिसाल के तौर पर मैं अपने इस प्रोग्राम में चलिए ये मुतालबा करता हूँ कि मुझे चाहिए कि ये एहतसाब हो, वैसे एक आम पाकिस्तानी, तो आप इसकी राह में रुकावट क्यों बनते हैं सर? नूरुल आरिफीन, मेरे ख्याल में ये आपका सवाल बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है। पाकिस्तान में अगर एहतसाब के नाम पे किसी ख़ानदान का, किसी पार्टी का एहतसाब हुआ है या इंतकाम लिया गया है तो वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मुझे बताइए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटका दिया गया, हमारी हुकूमतें करप्शन की बुनियाद पर हटा दी गई, जरदारी साहब को 12-12 साल जेल में रखा गया। आज मुझे बताइए कि पनामा में अगर नाम आया तो किसका आया है? शरीफ ख़ानदान का आया है। चले मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब बिल लेकर आए थे, हम नेशनल असम्बली के अंदर, तहरीक इंसाफ भी हमारे साथ थी, तो इत्तेजाज एहसन साहब उस टीम को हेड कर रहे थे और हमने ये 12 पॉइंट्स बनाए थे जिनकी बुनियाद पर हम कह रहे थे कानून साजी कर लें ताकि मुश्किल बुनियादों पर, यह करप्शन पाकिस्तान का बुनियादी मसला है। इस वक्त जितने साथ मसाइल जुड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान में जो लूट मार है, ये आज मैं आपको आरफिन बात कहूँ, ये आपकी लोड शेडिंग,
ये आपकी महंगाई, ये बेरोजगारी, ये किसान जो आज खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चियां जो मर रही हैं, ये टोटल सब चीजें जुड़ी हुई हैं करप्शन के साथ। आपका नौजवान जो मायूस है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, उसको नौकरियां नहीं मिल रही। मुझे बताइए ना, आप पीपल्स पार्टी किस तरह रुकावट है? ये वही मुस्लिम लीग नून है जो कहती थी कि जब हम इक्तदार में आए तब गलियों पे और सड़कों में घसीटेंगे। आज मेरे भाई, अगर पनामा में इनका नाम आया है तो ये क्या कर रहे हैं? ये रियासती इदारों को गालियां दे रहे हैं। ये कह रहे हैं रियासती इदारे हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जब पाकिस्तान, बाकी को छोड़ दे, जब पाकिस्तान का वजीर आजम ये कहेगा कि ये साजिश हो रही है, ये ड्रामा हो रहा है, और जब पाकिस्तान का वजीर आला ये कहेगा बड़े सूबे का कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ऊपर बंदूक तान ली है, जब इनके जो गॉडफादर और उनके चेले चपटे हैं ये कहेंगे कि जजों के बच्चों को मार देंगे, जजों के बच्चों पे जमीन तंग कर देंगे, मुझे बताइए। बात आपकी ठीक है, मैं सलीम बुखारी साहब को शरीक गुफ्तगू करूंगा। सलीम साहब, ये मुझे बताइए सर कि एहतसाब हो हुक्मरान खानदान का सबसे पहले हो, लेकिन उसके बाद क्रॉस द बोर्ड हो, तमाम सियासी जमातों का हो, तमाम सियासी शख्सियात का हो, आपका हो, मेरा हो, हम सब का एहतसाब हो, तब जाकर के पाकिस्तान फले फूलेगा, मईशत तरक्की करेगी? या सिर्फ नवाज शरीफ और अहले खाना का एहतसाब से ही हम पाकिस्तान को गुलो गुलजार बना सकते हैं? इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मैं हुक्मरान जमात में शमूलियत अख्तियार कर रहा हूं। सलीम बुखारी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ सलीम बुखारी साहब तक नहीं जा रही। जफ़र अली शाह साहब, नवाज शरीफ साहब का एक बयान मेरे सामने मौजूद है। फरमाते हैं धरने वालों से निमट लेंगे, जिसने एटमी धमाके का बटन दबाया उसी का एहतसाब हो रहा है, और वो भी जाली। जमहूरियत को मुझसे ख़तरा नहीं, साजिशें जारी हैं। धरने वालों से निमटने की ये तंबी, इसे आपके ख्याल में अपोजिशन सीरियसली लेगी सर? देखें जी, सियासी जमातें और सियासी जमातों के लीडर हर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, और वो हर सियासी लीडर के बयान को सीरियस लेते हैं। ये कैसे हो सकता है कि वो सीरियस ना लें, या उनके बयान हो तो वो सीरियस ना लें? तो वो तो सीरियस लेंगे कि जब ये मियां नवाज शरीफ साहब जो कि हुक्मरान हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं, अगर जब उनके बयान में, चाहे वो रिएक्शन है उनका अपने इस JIT के सिलसिले में या सुप्रीम कोर्ट की इस प्रोसीडिंग के बारे में रिएक्शन के तौर पर चाहे बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो कर रहे हैं वो, और उसमें वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं, और उनकी इस बात में एक थ्रेट भी है, धमकी भी है, बदले की बात भी है, और कुछ अपने जिस केस को वो फेस कर रहे हैं उसके लिहाज से कुछ मायूसी भी है। तो ये तो दूसरी अगर जो जमातें हैं वो रिएक्ट करेगी थोड़ा या ज़्यादा, वो उनका राइट है, और जब वो करेगी तो शौकत बसरा साहब, आसिफ अली जरदारी साहब का एक बयान मेरे हाथ में इस वक्त है, मैं पढ़ने जा रहा हूं। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को 5 साल मुद्दत पूरी करने की दुआ देते हुए मशवरा दिया है कि केसेस का मुकाबला करने के लिए वजीर आजम तब्दील कर दें। यही काम तो जरदारी साहब अपने दौर में कर चुके हैं। फेस सेविंग के लिए कभी राजा परवेज अशरफ को आगे किया, कभी गिलानी साहब को आगे कर दिया, कभी आपको आगे कर दिया, कभी मुझे आगे कर दिया। आपके ख्याल में कि जो काम, जो बूदे नुस्खे या आजमूदा नुस्खे वो अपने दौर में आजमा चुके हैं, अपना तजुर्बा वो मियाँ साहब को मुंतकिल कर रहे हैं, ये कोई दुरुस्त काम है? और दूसरी बात, पूरा दौर जरदारी साहब का एक पीर की मरहून मिन्नत रहा, अब जरदारी साहब लोगों को दुआ देने लगे तो क्या उनकी भी कोई गद्दी नशीनी का मामला है? नूरुल आरिफीन, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने बहुत एक अहम नुक्ता उठा दिया। ये अगर आज पनामा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम होता ना, तो कब तक उसको तख्तादार पे लटका दिया गया होता। जिस तरह सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब को तौहीन अदालत में जो आज तक 109 में शीजुल्फकार भुट्टो को तख्तादार पे लटका दिया गया, जो आज तक किसी के खिलाफ कभी कोई सजा नहीं हुई, और सैयद यूसुफ गिलानी साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फारिग कर दिया गया। हम तो मजबूरी के ताबे वज़ीर आज़म लेकर आए। ये तो मियाँ साहब इतराफ़े जुर्म कर चुके हैं कि ऑफशोर कंपनीज हमारी हैं, पार्कलैंड के फ्लैट्स हमारे हैं, और लूट मार का जब इतराफ़ कर लिया, और इसके बाद मुझे बताइए कि जब इनको कहा क्या अखलाकी और सियासी जवाज़ है। चले मैं और आप तो कहें, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस ने कह दिया कि आप गॉड फादर हैं, आप MNA बनने के काबिल नहीं है, आप करप्ट और बददयानत हैं। उसके बाद कौन से अखलाकी और सियासी जवाब बना कि ये मुस्ताफी नहीं हो रहे? पूरी दुनिया के अंदर वज़ीर आज़म मुस्ताफी हो गए।
भाई हम इसलिए कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हमने तो हमेशा जमहूरियत के लिए तख्तादार पे भी लटके, कोड़े भी खाए, जेलों में भी रहे। मियां नवाज शरीफ उस वक्त तक जब तक इख्तिदार होता है इनको पाकिस्तान अच्छा लगता है और जमहूरियत भी अच्छी लगती है, लेकिन जब ये इख्तिदार में नहीं होते तो ये पूरा निजाम लपेट लेते हैं और सियासी शहीद बन जाते हैं। अब ये सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। जरदारी साहब जो बात कह रहे हैं कि मियां साहब का प्लान ये है, ये जो गाली गलोच कर रहे हैं, जो कह रहे हैं फौज और अदलिया मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, कह रहे हैं कि जी कठपुतलियां हैं, पर्चियां कहीं से आ रही हैं, दो कौमी नजरिया का नवाज शरीफ खानदान का नाम है, क्या जमहूरियत नवाज शरीफ खानदान का नाम है, क्या कौमी सलामती नवाज शरीफ खानदान का नाम है? भाई लूटमार आप कर रहे हैं और JIT में इस तरह पेश हो रहे हैं जैसे इंडिया फतह कर आए हैं सारे। बात यह है, हम इनको ये कह रहे हैं कि आप देखिए वजीर आज़म हमने तो नहीं आना, जमहूरियत भी चलेगी सर, यहाँ तो काउंसिलर का मुश्किल लग रहा है, वजीर आज़म नजर आ दूर की रहा बात है। है। सुनिए नूरुल आरिफीन, खबर भी दे देता हूं आपके प्रोग्राम में जी। अब मेरा ख्याल है कि मियां साहब का तो जाना ठहर गया है, क्योंकि कोई सूरत नहीं है कि अब वो कतरी जिसका बड़ा शोर था, उसने कहा भाई वो खत तो मैंने दिया था आपको आपकी हौसला अफजाई के लिए, उसमें तो कोई ना मनी ट्रेल थी ना कोई सबूत था, वो शहादत देने के लिए भी नहीं आ रहा। वो शिकार खेलने के लिए आ सकता है यहाँ पाकिस्तान में, वो LNG के ठेके लेने के लिए आ सकता है, लेकिन वो नहीं आ रहा। अब खबर मेरी ये है, आपको चैनल में भी दे देता हूं कि कलसूम नवाज शरीफ साहबा को अगला वजीर आज़म बनाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि 30 जुलाई तक मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आज़म नहीं रह सकते और नहीं होंगे। इसलिए सर मुझे ये बताइए, जफर अली शाह साहब, पता कलामी हो रही है, शौकत बसरा सर, जरदारी साहब का बयान है, फरमाते हैं 8 साल जेल में रहा, लेकिन मुशर्रफ साहब खुद एक दिन भी जेल जाने के लिए तैयार नहीं। जेल की बात की जाए तो उनकी पसली खराब हो जाती है। दुबई में सही रहते हैं लेकिन पाकिस्तान में बीमार हैं, खुद को कमांडो कहते हैं, जेल के डर से दुबई भाग गए। हम तो सीधे साधे सियासतदान हैं, अपने आप को कमांडो नहीं कहते, लेकिन जज्बा कमांडो से ज्यादा रखते हैं। मुतजाद बयानात हैं, सवाल दर सवाल हैं। पहली बात यह कि 8 साल जेल में रहना या 1 घंटा जेल में रहना कौन सी बड़ी काबिल फ़ख्र बात है। दूसरी बात, मुशर्रफ साहब खुद एक दिन भी जेल जाने के लिए तैयार क्यों नहीं? आपने मुशर्रफ साहब को ट्रायल कब किया? आपने उनको जेल भेजने की हिम्मत कब की? तीसरी बात, जरदारी साहब फरमाते हैं कि दुबई में सही रहते हैं लेकिन वो पाकिस्तान में बीमार हो जाते हैं। जरदारी साहब एक पुरस्कार तकरीर के बाद जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ पुरस्कार बीमारी का शिकार हुए, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को दागे मफारकत दे करके बाहर गए। वहां इतनी तबीयत खराब हुई कि सेनेटर जॉन मकैन से दवा लेने पहुंच गए अमेरिका, पाकिस्तान ना आए। आपके ख्याल में ये जो तजाद बयानी हमारे लीडरों का इतने बड़े पैमाने पे जो सियासत कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी कौम के इतने अरबपति मसीहा हैं, आपके ख्याल में ये दरोग गोई इल्ला माज़अल्लाह क्यों करते हैं लोग? देखिए जी, बड़ी आला बात की है आपने, और बड़ा कमाल बात तो ये है कि आपके हर सवाल में जवाब भी मौजूद है और आपने जवाब दे भी दिया है। आखिरी सवाल का आपका हिस्सा जो है कि ये सियासतदान क्यों करते हैं, ये बुनियादी तौर पर इनका पाकिस्तान की सलामती से या पाकिस्तान के अवाम की तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब लूट मार का महकमा है और लूट मार की सारी इनकी सियासत है, जिसकी वजह से वो ऐसे करते हैं। वरना बातें आपकी बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं बाकी बातें छोड़ दें, अगर जनाब मुशर्रफ की बात करें तो जरदारी साहब भी बतौर सियासतदान मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जनरल मुशर्रफ साहब को सलूट मार कर और उनको 21 गोलों की सलामी देकर गार्ड ऑफ ऑनर पेश करके वो आपकी उस वक्त भेजा गया था और तो किसी ने नहीं भेजा था उनको, और फिर वो जब आए उन पर एक अदालत के मैंडेट से उन पर एक मुकदमा हुआ, मुकदमा इस हमारी हुकूमत ने किया, लेकिन फिर उनको जाने के रास्ते बहाने जो है बना दिए गए और वो फिर मुल्क से भाग गए। और मतलब बाकी इस हद तक जरदारी साहब के से मैं इत्तफाक करता हूँ कि ये सारी जलसाजी होती है कि ये कमांडो हैं और वो हैं, पता नहीं वो। अली जैदी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। अली जैदी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है भाई। अच्छा सर, ये इमरान खान साहब का एक बयान है, एहतसाब के बारे में बात कर रहे हैं, फरमाते हैं चोर शोर मचा रहे हैं और मुझे मज़ा आ रहा है। सर ये इतना सीरियस मोड़ है पाकिस्तानी सियासत का, ये मज़े ले रहे हैं इमरान खान साहब? देखिए, मज़ा तो पूरी कौम को आ रहा है। इसलिए मज़ा आ रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि मुल्क के सबसे आला ओहदे के ऊपर जो फाइज हजरत हैं नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को कानून के कटघरे में खड़ा किया गया है। और
करप्शन के ऊपर खड़ा किया गया है और वो पकड़े गए हैं करप्शन, और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस में से 2 ने उनको मुजरिम करार दे दिया है और 3 ने मुलजिम दे दिया है, और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर हो रही है जीआईटी में। अब आप मुझे ये बताइए कि तो अच्छी बात है कि जब ये ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, और इंशाल्लाह ये पहले नहीं, उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। तो और उसके बाद जितने इस तरह के बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं जो असेंबलियों में जाके बैठे हैं बड़ी बड़ी वजारतों पे, उनकी बारी भी आएगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, ये मुझे बताइए, अगला सवाल भी मेरा इमरान खान साहब के इसी बयान से अख्ज़ करदा है। इमरान खान साहब फरमाते हैं नून लीग जनरल जीलानी की गोद में पली बड़ी, ये वो लोग हैं जिन्होंने जनरल आसिफ नवाज को BMW की चाबी रिश्वत के तौर पर दी। शरीफों को पहली बार वजारत भी जनरल जीलानी का घर बनाने की वजह से मिली थी। सर, आपके ख्याल में इमरान खान साहब की इस बात से हम ये नतीजा ना निकालें कि जनरल आसिफ नवाज साहब और जनरल जीलानी का भी या उनके आगे पीछे वालों का भी एहतसाब होना चाहिए? फिर सिर्फ मियां नवाज शरीफ पर ही तान क्यों टूट रही है? जाती है इसलिए? देखिए, ये आप कोई ये डिनाई कर दे कि जनरल जियाउल हक की गोद में नवाज शरीफ साहब नहीं पैदा हुए, कौन से आदमी डिनाई कर सकता है? उनका तो साहब बेचारे, वो तो अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह उनकी गुनाह बख्शे और इसको जन्नत नसीब करे, या वो तो अल्लाह के ऊपर है, लेकिन उनका तो हिसाब हो गया है। तो देयरफॉर ये तो सारों को पता है कि अच्छा जी, भुट्टो साहब इलेक्शन जीत के आए थे ना, जमहूरी इलेक्शन जीत के आए थे ना, तो फिर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर इलेक्ट हुए थे, 2 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना था पाकिस्तान का, वो भी अयूब खान की कैबिनेट में का हिस्सा थे। पाकिस्तान की तारीख में ही सारे के सारे जो भी बड़े पॉलिटिशियन बने हैं वो किसी न किसी के साथ किसी न किसी जनरल के साथ अलाइन थे। सो ये बदलना चाहिए, बिल्कुल दिस शुड चेंज, बिकॉज असल में तो जो सिविलियंस हैं, जो असल में अवाम है, उसकी ताकत के बलबूते पे अगर कोई असेंबली में आता है तो उसके बाद वो ही अवाम की खिदमत कर सकता है। जो शॉर्टकट से आता है वो किधर गया? शॉर्टकट शौकत अजीज वो गायब है ना, वो तो इसी में आए थे, वो कहाँ से चले गए? तो देयरफॉर ये तो बड़ा एक गलत प्रेसिडेंट सेट होता है। तो ये सबको पता है कि नवाज शरीफ के साथ खड़े होकर तकरीरें करते थे, हाथ बांध के साथ चलते थे। किसको नहीं पता कि जियाउल हक ने नवाज शरीफ के वालिद से कहा था कि नवाज शरीफ हमें एक बेटा दे दो, तो उन्होंने जो सबसे नाकारा बेटा था नवाज शरीफ, वो उनको दे दिया। दिस इज अ नोन फैक्ट। अली जैदी साहब की ऑडियो जरा बढ़ा दें, वो आवाज़ मुझे क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। शौकत बसरा साहब, सर मैंने इतनी लंबी तकरीर की, ज़फ़र अली शाह साहब से एक सवाल पूछा, वो सवाल बराह रास्त आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में था। नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं आपकी मुस्कुराहट की लाज रखते हुए आपको पोजीशन क्लैरिफाई करने का मौका नहीं दूंगा। शुरू हो जाइए। देखिए नूरुल आरफीन, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बार बार मैं कह रहा हूं, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है, यहां पर 2 पाकिस्तान है। एक खास तौर पर मियां नवाज शरीफ और उनके टब्बर का पाकिस्तान है, और एक दूसरे सब लोगों का पाकिस्तान है। आज ये जो कुछ हो रहा है, ये सारे गड़े मियां नवाज शरीफ ने खुद खोदे हुए हैं। ये मुकाफत एवल है। उसकी वजह मुझे बताइए, पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के खिलाफ जियाउल हक जो इनके रूहानी वालिद थे, जिनकी गोद में ये पल पढ़कर जवान हुए, पूरा खानदान हमारा शहीद कर दिया गया। हमने तो कभी इदारों को गालियां नहीं दी, कभी हम अदालतों से नहीं लड़े। आप मुझे बताइए कि आज मरियम बीबी, पाकिस्तान की सारी खवातीन काबिल एहतराम है, हमारी माए बहनें हैं, लेकिन क्या मुल्जम, खा वो बादशाह सलामत की बेटी हो, खा किसी हारी की बेटी हो, मुल्जम होता है। क्या शहीद बीबी से बड़ा भी कोई लीडर था? शहीद बीबी के साथ जिस तरह अदालतों में उनको जलील और रुस्वा किया गया, जिस तरह उनको ईंटों पे बिठाया गया, छोटे छोटे बच्चों के साथ पेशियां भुगतती रही, मुझे बताइए कि आज मरियम बीबी जो खुद इतराफ़े जुर्म कर चुकी हैं, मुझे बताइए मेरी कहां जायदाद है, मेरी जायदाद कहां पे नहीं है? तो फिर भी ताना आज पीपल्स पार्टी को ही मिले। यार, पीपल्स पार्टी तो हमेशा हम कोई भागे हुए नहीं है। हम कहते हैं हाँ एहतसाब करो, हर किसी का करो, लेकिन मियां साहबान क्या मुकद्दस गाय है यार। आज 1.5 साल हो गया है, यहां तमाशा लगा हुआ है, आज भी ये इदारों को गालियां दे रहे हैं। बताएं ना, आज फौज के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ जिस तरह की जुबान ये इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव है? क्या दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जागनसाई नहीं हो रही? अगर इनकी अपनी कोई इज्जत नहीं रही, पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल करें। जरदारी साहब जो कुछ कह रहे हैं, सर ज़फ़र अली शाह साहब, शौकत बसरा साहब की एडवाइस बराह रास्त आप तक पहुंच चुकी है। ये मुझे बताइए, राना सनाउल्लाह फरमाते हैं कि तहरीक इंसाफ का हश्र काफ लीग जैसा होगा। इमरान खान को सियासत में जिंदा रखने के लिए सियासी इजी लोड करना पड़ रहा है।
ये किस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये पॉलिटिकल इजी लोड और ये सारी चीज़ें। और आपके ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब को इतनी इनसाइड कौन देता है? ये मैं क्या कह सकता हूँ, वो पंजाबी में कहते हैं हमारे, गुंगे दिया रब्जा गुंगे दी बाई समझे। ये राणा साहब जो इडियम्स हैं ये कम अज कम मेरी समझ से बाहर हैं, तो ये उन्हीं से बराह रास्त जब प्रोग्राम आपका हो तो कभी उनसे पूछें जनाब इसका जरा खुलकर मतलब तो बताएं जरा, ताकि मतलब कौम को चलें, जो इजी लोड करवा रहा है मैं उसी से पूछ लेता हूँ। अली जैदी साहब, ये इस तरह का कोई इजी लोड आपकी नजरों से गुजरा है सर? मुझे ये इस तरह की राना सनाउल्लाह की बेहुदा गुफ्तगू का जवाब देने का कोई शौक ही नहीं। अच्छा, आप उनको इस लायक ही नहीं समझते कि उनकी गुफ्तगू का जवाब भी दिया जाए। चले सर, फिर मैं अगला सवाल आपसे। क्रिमिनल है, मॉडल टाउन की जीआईटी लाइन है सामने, पता चल जाएगा क्रिमिनल है कि इज अ क्रिमिनल। नहीं सर, वो डेजिग्नेशन तो उनका लॉ मिनिस्टर है, वो तो चलो आप डेजिग्नेशन आप जो मर्जी देते हैं, नवाज शरीफ का डेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर। आप मेरा ख्याल है खसाइल पे बात कर रहे हैं। चले अच्छा, मुझे बताइए नवाज शरीफ के ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि नहीं हो रही, कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत? सर अली जैदी साहब, ये मुझे बताइए, वो भी क्रिमिनल है। जिस तरह से आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात की, कुछ और जर्नैल भी हैं जिनके साथ एसोसिएशन का मुबैना तौर पर इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ा धरनों को भी के हवाले से आता रहा है। आपके ख्याल में कोई एसोसिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उन जर्नैलों की कभी भी रही है दिल के तसल्ली के लिए, दिल की तशफ़ी के लिए? इखलाकन रिफ्यूट कर दीजिए। देखिए, एक बात आपने कही ना, शक है या मुबैना है या इल्ज़ाम है, मैं भुट्टो साहब को एक बहुत बड़ा डेमोक्रेट समझता हूँ, लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि भुट्टो साहब अयूब खान की कैबिनेट का हिस्सा थे, और भुट्टो साहब जब इलेक्ट हुए थे तो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बड़ा जबरदस्त तोहफा दिया पाकिस्तान को, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जिस पे आपका पूरा मुल्क चल रहा है आज तक। तो उनकी तो जो उन्होंने डिलीवर किया वो तो बिल्कुल उस पर कोई दो राय नहीं है। इमरान खान तो कभी किसी की कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहे, उनको ऑफर तो की थी मुशर्रफ ने, और वो जो धरने में उनकी अपना रेफरेंडम में सपोर्ट की थी, रेफरेंडम में मुशर्रफ की, उसकी वो 100 दफा माफी मांग चुके हैं कि वो गलत की थी, और वो समझते हैं कि वो गलत है, जब भी उन्होंने माफी मांगी। उसके अलावा वो कभी किसी की काबीना का हिस्सा तो नहीं रहे ना, तो ज़ियाउल हक तो हिस्सा रहे हैं ना, ज़ियाउल हक की काबीना का नवाज शरीफ तो हिस्सा रहा है ना। राइट सर, आपका जवाब कन्वे हो गया। यहाँ मुझे जाना है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक के लिए। नाजरीन अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे, मगर एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है अपने मेहमानों से। ज़फ़र अली शाह साहब, एक बयान इसहाक डार साहब का एक मुल्क के सबसे बड़े उर्दू रोज़नामे में शाया शुदा मेरे हाथ में मौजूद है, समझ नहीं आता कि ये छपा भी है या नहीं। इमरान डरपोक आदमी है, जो अपनी शादी छुपाए उससे बड़ा बुज़दिल कौन होगा। इमरान खान पाकिस्तान में फितने की सबसे बड़ी वजह है। अब ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज का इस्तेमाल शुरू हो गया, लेकिन चूंकि इसहाक डार साहब पे इसका इल्ज़ाम है इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। इमरान खान जाहिल, जुआरी, टैक्स चोर और झूठा है। वो किस मुंह से नवाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 62 और 63 की बात करता है। सर, पहली बात के मुल्क के वजीर ख़जाना को इस तरह की नाजेबा लैंग्वेज का इस्तेमाल जेब देता है। साफ साफ लग रहा है कि ये अपनी खिसियाट छुपाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई वाले इस पे बगले बजा रहे होंगे यकीनन। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आपके ख्याल में ये जो एक सीधा सीधा सा मुकदमा है, इसका फैसला अगर वहीं अंदर होने दिया जाए जीआईटी में, सुप्रीम कोर्ट में, तो बेहतर नहीं है ये रोज़ाना कोर्ट रूम के बाहर खड़े होके या पीआईडी के बाहर खड़े होके ये टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर जो हो रहा होता है, ये अजीब सा नहीं है? देखें आरफी साहब, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आपने खुद ही जवाब दे दिया है कि ये इसहाक डार साहब हों या मुल्क के वज़ीर ख़जाना हो या वज़ीर आज़म या कोई भी पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस हो जिसका ताल्लुक पब्लिक अफेयर्स से हो, पब्लिक प्रॉपर्टी, चूँकि पॉलिटिशियंस पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, और ये इस किस्म का बयान देना जो है मैं समझता हूँ कि किसी बंदे को भी जेब नहीं देता। चूँकि ये बयान जो है ये झलक है इस बात की कि आप डेस्परेट हैं और ज़ाती अटैक कर रहे हैं। सियासत में ज़ाती अटैक नहीं चलता
किसी के ज़ात पर या किसी के ख़ानदान पर या किसी के उस करदार पर, वो लोग खुद वाच करते हैं और ख़ुद देखते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि पब्लिकली इस तरह आकर कहना, फिर वो जवाब दर जवाब बात शुरू हो जाती है और फिर बात आगे निकल जाती है। ये इससे पॉलिटिशियंस का चेहरा मज़ीद नुमाया होता है और लोग आगे जो तंग हैं सियासतदानों से और सियासी कारकुनों से, वो मज़ीद कहते हैं देखा जी हम ना कहते थे, ये देखे। अली जैदी साहब, सर इस सवाल का जवाब बिल्कुल मत दीजिएगा जो मैं ज़फ़र अली शाह साहब से ले चुका हूँ। आपके लिए एक दूसरा सवाल है कि भुट्टो साहब ने कौम को आइन दिया, अभी आपने अपने पिछले सेगमेंट में इरशाद फरमाया। नवाज शरीफ साहब ने, ये आपने इरशाद नहीं फरमाया, ये नवाज शरीफ साहब ने खुद इरशाद फरमाया कि मैंने मुल्क को एटमी धमाके करके दिए, एटॉमिक बटन दबाया, एटमी क़ुव्वत बनाया। इमरान खान साहब, अच्छा इसमें मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन मत ढूंढ लीजिएगा खुदारा, अब मैं सवाल कंप्लीट करने जा रहा हूँ। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्रेडिट पर मां सिवाय चंद फ्लॉप धरनों के और क्या है? ये सवाल का जवाब मैं आपको क्या दूं कि बटन दबाने से अगर एटम बम बनने लग जाता तो दुनिया के सारे मुल्कों के पास होता। ये एटम जो एटॉमिक पावर बनाना शुरू करने का जो इनिशियल, ये बातें आपकी बिल्कुल 16 आने दुरुस्त हैं सर। तहरीक इंसाफ के क्रेडिट पर क्या है? हो सुन तो लेना जी सर। आपने सवाल किया तो जरा सुनने की भी थोड़ा सा बॉस सर साहब थोड़ा सा बैकफुट पे खेले, सुनने तो दे। ये तो प्लान शुरू ही भुट्टो साहब ने किया था। उस वक्त मूवी बनी थी इस्लामिक बॉम्ब, भूल गए आप? उसके बाद ज़ियाउल हक के जमाने में भी रहा, जो भी आया एटॉमिक पावर बनाने के लिए पाकिस्तान को किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको रिवर्स कर सके। ये तो एक वी आर दी ओनली एटॉमिक पावर। अब आप आ जाएं आपके सवाल पे। अच्छा, नवाज शरीफ ने बटन दबा दिया जी, बड़ा तमाशा हो गया। आज बता रहे जी हमने बटन दबाया। जिसने शुरू किया था उसको क्रेडिट देखें। मैं पीपल्स पार्टी का कारिंदा नहीं हूं, ना मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूं। शौकत बसरा मेरे दोस्त हैं, मेरी बड़ी सख्त रिजर्वेशन है पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन जिसने जो काम किया आप उसको जरूर बोले कि उसने वो काम किया। नवाज शरीफ ने बटन दबाया, हाँ ये काम वो भी नवाज शरीफ ने नहीं किया, उससे करवाया गया था। पाकिस्तान के अंदर दूसरी कुव्वतें, नवाज शरीफ ने कहा हिम्मत नहीं, कहा रसीदें तो दे नहीं सकता वो एटम बम का बटन दबाएगा। अब आपने सवाल किया जी इमरान खान ने क्या दिया, जरा मुझे बता दें इमरान खान कितनी दफा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं? जी सर, इमरान खान साहब कितनी दफा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं? सर अगर मैं पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तर्जुमानी करूं तो वो तो कहते हैं अगले 100 साल में भी नहीं बनेंगे। नहीं, वो ना बने, वो कहते रहे कि ना बने, लेकिन आपके सवाल जो था कि इमरान खान ने मुल्क को क्या दिया, बगैर प्राइम मिनिस्टर बने तो इतनी बड़ी एग्जांपल दे दी शौकत खानम में, 2 बन गए, तीसरा बन रहा है। वो जो हुकूमत से लोग बनाने में पंजाब हुकूमत बना सकी? मुझे बताइए, पंजाब हुकूमत इतनी दफा 30 साल से मियां साहब की हुकूमत, ये पंजाब हुकूमत इतने अरसे से तो बना रही है। क्या बना रही है? अस्पताल नहीं बना रही, बेवकूफ बना रही है। अच्छा नहीं, मैं तो अस्पताल की बात कर रहा था। मैं कौन सा अस्पताल बनाया है? जो चल रहे थे वो बंद हो गए और हमें पहली दफा केपीके में हुकूमत मिली है। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 में से 10 नंबर आप हमें दे दें, लेकिन 7 नंबर तो हमें मिल ही रहे हैं ना। पुलिस रिफॉर्म्स में, हेल्थ रिफॉर्म्स में, एजुकेशन रिफॉर्म्स में, एनर्जी में, बहुत सारी बातें। वो एक अलग शो है जहां पे इमरान खान साहब खुद सीएम नहीं है, हमारी पार्टी का एक सीएम है। तो इमरान खान साहब अभी तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। अगर अल्लाह ताला ने उनके हाथ में प्राइम मिनिस्टर की लकीर रखी है और पाकिस्तान की अवाम उनको वही वोट देके प्राइम मिनिस्टर बनाएगी, उसके बाद फिर आप ये सवाल कीजिएगा एक टर्म पूरा होने के बाद कि इमरान खान। राइट सर। शौकत बसरा साहब, जरदारी साहब के एक बयान का आखिरी नुक्ता आपकी खिदमत में पेश करता हूं। फरमाते हैं भुट्टो ने जान दे दी, मुल्क नहीं छोड़ा, तारीख में जिंदा रहने वाले पानामा और जेल से नहीं डरते। ये जेल से जरदारी साहब की इतनी उल्फत क्यों है? दूसरा, भुट्टो ने जान दे दी, मुल्क नहीं छोड़ा, जरदारी साहब 3-4 दफा छोड़ चुके हैं, पाकिस्तान दौरों पे आया करते थे। और आखिरी इंतहाई काबिल एतराज़ नुक्ता, 2018 के इंतखाबात में शेर और बल्ले समेत कोई तकरीबकार कामयाब नहीं होगा। सर मैं मजीद सवाल करूं, तिया पाशा करूं या आप खुद ही जवाब देंगे? नूर आरफीन, काफ़ी सवालात हो गए, एक सवाल में काफ़ी सवाल आ गए। बात यह है, पहली बात तो वो कहते हैं ना गल्ला करनियाँ सौखियाँ औखे पालन बोल। मैं ज़रा पेंडू ज़रा पंजाबी ज़बान में बात कर दी। भाई जेल का ये बड़ी आसान बात है कह देना, एक दिन जेल काटना या 12 साल जेल काटना। ये जेलें, ये सलाखें, ये शहादतें, ये फांसियाँ, ये कोड़े, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गोल्ड मेडल है हमारे लिए। हमने ये काटी हैं, लेकिन ये काटना आसान नहीं होता मेरे भाई। फांसी के फंदे पे झूलना आसान नहीं होता। हमें भी कहा गया था कि आप एक दरखास्त दे दें, उस वक्त क्या अमर ज़ियाउल हक को, शीज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को,
आपकी जान बख्शी कर दी जाएगी। तो शीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं एक आमिर के हाथों मरना पसंद करूंगा, तारीख के हाथों मरना पसंद नहीं करूंगा। बात यह है मेरे भाई, आज वो कब्र से भी रूल कर रहे हैं। आपने जरदारी साहब की बात की, अब कंपैरिजन कर देख लीजिए, ये वही पनामा शरीफ है इस वक्त जो सर 30 सेकंड से आपके पास, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। याद आ रही है 30 सेकंड ओनली। आज ये जरदारी साहब थे जिन्होंने जेल काट ली, जरदारी साहब ने जेल काट ली, आज उनको इसी बात का डर है। ये तो डील करके बाहर भाग गए थे, ये 10 साल के माफीनामे लिख गए थे। मेरे भाई पीपल्स पार्टी सिर्फ याद दहानी करवा रही है कि हमारा जीना मरना इस धरती माँ के साथ है। हमने हमेशा गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जंग लड़ी है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, एहतसाब की बात, पनामा की बात चली थी मेरे भाई, अब करप्शन और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। 10 तारीख के बाद इंशाल्लाह सियासत का गॉडफादर, सियासत में पाकिस्तान में लूट मार बतारफ करवाने वाला मियां नवाज शरीफ, उनका टब्बर इंशाल्लाह कानून के शिकंजे में होंगे। अगर नहीं होते, लेट्स होप फॉर इट, लेट्स होप फॉर इट सर। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। मुल्की सियासत के बाद क्या रुख अख्तियार करेगी, इसका फैसला आने वाले वक्त पर छोड़ते हुए यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। महज इतना कहना काफ़ी होगा, नेरंगी सियासत दौरान तो देखिए, मंजिल मिली उन्हें जो शरीके सफ़र न थे। फ़ी अमानिल्लाह।